हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। वेलकम टू ओपिका फिजिक्स। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर और बढ़िया बनाने के लिए हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको मतलब इसके नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज हमारी IAT, एक मिनट, IAT कलर बदल लेने दीजिए। यस, IAT और JEE, IAT और JEE दोनों के लिए है ये वीडियो। IAT और JEE दोनों बच्चों के लिए है। आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो से यू कैन रिवाइज योर चैप्टर। ठीक है, तो पहली बात कि सर आप इन दो एग्जाम्स के बारे में क्लब कैसे कर सकते हो, राइट? मतलब अगर आप दो एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो दोनों अलग एग्जाम्स है ना, तो इनको क्लब किस बेसिस पे कर रहे हो? तो देखो, बात ये है कि अगर मैं बात करूँ IAT की, मैं यहाँ बात करता हूँ IAT की बात करूँ तो IAT इज़ एन एग्ज़ाम जिससे आप आइजर्स में जा सकते हो। आइजर्स, IISc, राइट। एंड एक और IIT मद्रास, है ना। IIT मद्रास में एक IIT मद्रास में एक कोर्स है शायद BS इन मेडिकल इंजीनियरिंग है शायद उस कोर्स का नाम, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो IAT है। तो जनरली जानते हो क्या है IAT और JEE? मान लो अगर मैं ये लेवल बोलूँ IAT का, एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखा रहा हूँ। मान लो ये 0% ये है कि 0% इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ IAT एंड 100% इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ IAT। इट्स अ स्पेक्ट्रम, राइट। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन भी होगा, सबसे हार्ड क्वेश्चन होगा। तो एक लाइन में मैं नहीं डिपेक्ट कर सकता किसी भी एग्जाम को, राइट। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को एक स्पेक्ट्रम में दिखाया है। और वहीं मैं JEE मेंस की बात करूँ तो JEE मेन का लेवल ऐसा कुछ रहता है। यहाँ मान लो ये है JEE मेन का लेवल, ऐसा कुछ रहता है, राइट। ये रहता है JEE मेन का लेवल, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ रहता है JEE मेन का लेवल। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अगेन मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। ये रहता है JEE मेन का लेवल। और वही JEE एडवांस की बात करूँ तो JEE एडवांस को ये ऐसे निकलता है। जैसे अगर मैं इसको JEE एडवांस बोलूँ, इस पिंक वाले को मैं क्या बोलूँ, JEE एडवांस, तो ये मान लो लेवल हुआ JEE एडवांस का, ये लेवल हुआ JEE एडवांस का, ये लेवल हुआ JEE एडवांस का, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। मतलब दिस इज द 0% ऑफ JEE एडवांस एंड मतलब दिस इज द 0% मीन्स दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट हैज कम इन द JEE एडवांस पेपर एंड दिस विल बी द टफेस्ट क्वेश्चन दैट हैज कम इन द सेम पेपर। तो उस पेपर का लेवल कुछ ऐसे रहता है। तो ये जानते हो ये कितने होता है? ये ऑलमोस्ट 40% पे होता है। मतलब अगर मैं टफेस्ट क्वेश्चन को 100% बोल रहा हूँ तो 40% पे जो क्वेश्चन होगा उस पेपर में, उतना तक IAT आपका टच कर लेता है। सो दिस इज द होल स्पेक्ट्रम। This is JEE advanced, this blue one is JEE mains and this yellow one is IAT. So इतना तक ऐसे रहता है। अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, इसीलिए हम इन तीनों को एकदम क्लब करके पढ़ा सकते हैं, राइट। मतलब देखो भाई, सिलेबस भी सेम है ऑलमोस्ट, राइट। अगर मैं नए सिलेबस की बात करूं तो उसमें से जो चैप्टर्स दोनों में कॉमन है, JEE मेन JEE एडवांस तीनों में, JEE मेन JEE एडवांस IAT दोनों में कॉमन है, उनका ऑलमोस्ट लेवल, थियरी वगैरह सब सेम ही है, ठीक है ना। जो डिफरेंस आता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कैसा डिफरेंस आता है, ऐसा डिफरेंस आता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इन सब का एक एग्जाम की प्रिपरेशन करके हम दोनों एग्जाम्स को जज कर सकते हैं, दोनों एग्जाम्स को हम लोग लिख सकते हैं, दोनों एग्जाम्स में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। सो पहली बात की मतलब कुछ बच्चों को अगर IAT की बात मतलब बारे में पता नहीं होगा, सो IAT इज सच एन एग्जाम जिससे आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। इंडिया में रिसर्च फील्ड में जाने के लिए IAT इज अ वेरी गुड एग्जाम, जिससे आप आइजर्स में जा सकते हैं। आइजर स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है। और IIT मद्रास का एक कोर्स है जो कि BS इन मेडिकल इंजीनियरिंग में है, वो कोर्सेस आप ले सकते हैं IAT के थ्रू, वो कोर्सेस आप ले सकते हैं IAT के थ्रू। तो भैया जिसके मतलब रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, जिसको रिसर्च में एकदम मेरे को सर रिसर्च करनी है, ठीक है, वो IAT के थ्रू जा सकता है। आपको अगर मान लो इंजीनियरिंग भी करनी है लेट से, तो आइजर भोपाल में BS इंजीनियरिंग कोर्सेज मिलते हैं, आइजर भोपाल, राइट। आइजर भोपाल में भी आपको
BS इन इंजीनियरिंग कोर्सेज मिलते हैं। ये एक और बात बता दूं कि आइजर्स का जो सिस्टम है ना, वो पूरा यूएस बेस्ड सिस्टम है, पूरा यूएस बेस्ड सिस्टम है। मतलब उनका जैसे मिलता है ना, जैसे मतलब यूरोपियन कंट्रीज में जैसे उन लोग का होता है कि वो लोग क्या करते हैं, BS प्रोवाइड करते हैं, उनका क्रेडिट सिस्टम चलता है, वैसा सिस्टम आइजर्स का है। जो भी मतलब करिकुलम है आइजर्स का, वो पूरा इंस्पायर्ड है यूरोपियन सिस्टम से फॉर रिसर्च। जैसा उन लोग का रिसर्च है जिस लेवल पे आज के टाइम पे, वैसा फॉलो करने के लिए हम लोग का आइजर्स अपना प्रयास कर रहे हैं। सो आइजर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जिससे आप रिसर्च के बारे में जान सकते हैं, रिसर्च में आगे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कंट्री को भी ले जा सकते हैं। सो स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। 7 आइजर्स हैं, 7 आइजर्स हैं इंडिया में, उनमें वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इन द होल कंट्री फॉर रिसर्च, ठीक है ना। लेकिन उनमें भी सबसे बेस्ट जो चल रहा है आज के टाइम पे करंटली, वो है आइजर पुणे। मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है। मेरी IIT में रैंक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, IIT का फुल फॉर्म होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आइजर्स होते हैं, 7 आइजर्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें मेरी रैंक थी 544। नेस्ट एग्जाम जो नाइजर के लिए होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उसके अंडर आता है, उसमें मेरी रैंक 211 थी। मैंने बहुत बच्चों को अभी तक के जर्नी में अपने गाइड किया हुआ है फॉर देयर एम्स, जो भी उनके एम्स थे, मतलब उनको अगर जो भी उस टाइम पे उनको उनकी सोच थी जिसमें उनको जाना था, वो उसमें हेल्प किया है मैंने, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हेल्प किया है, ज़्यादा नहीं। मतलब आप भी समझ सकते हो कि टीचर का रोल कितना ही होता है, 30% 20% है ना। बाकी 80 to 90%, 70 to 80% तो रोल अपना स्टूडेंट्स का ही होता है। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अपने आप को उस चीज़ के लिए झोंक रहे हैं, है ना, कितना अपने आप को उस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं, राइट। पुश कर रहे हैं, कितना उनको मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हाँ मेरे को क्रैक करना ही है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो रोल होता है टीचर्स का, वो बेसिकली ये होता है कि उनको गाइड करें, उनके फंबल जब हो तब उनको गाइड करें, उनकी प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मान लो मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके बेसिस पे उनकी प्रिपरेशन को जज करते हुए गाइड करें कि सर ये करिए आप, राइट। सो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके जो गलतियां होंगी वो कम होंगी, है ना। वो काम होता है टीचर का। और ऑब्वियसली पढ़ाना तो होता ही है, पढ़ाना होता है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कराना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे उसके दिमाग में बिठाना है, उसके कॉन्सेप्ट्स मतलब क्रिस्टल क्लियर कैसे करने हैं, वो हाथ में होता है सर टीचर के, वो टीचर के हाथ में होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मार्क्स को इंक्रीज करना, ये टीचर के हाथ में होता है, राइट। ये टीचर वहाँ पे गाइड कर सकता है बच्चे को। पढ़ाना गाइड काम होता है, क्रिस्टल क्लियर किसी सब्जेक्ट को कैसे करना है, किसी भी टॉपिक को कैसे करना है, ये काम होता है टीचर का, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हो ना, 70-80% आप भी जानते हो कि बच्चे की मेहनत होती है। जो भी मैंने किया वो मेरा काम था, है ना। और शायद बच्चों की मेहनत थी जिसकी वजह से वो उस टाइम पे मतलब उस मुकाम पे अपने पहुंचे हैं, राइट, जो भी उनके एम थे, राइट। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलते हैं। तो इट्स नॉट इलेक्ट्रोस्टैट्स, बिकॉज स्टैट्स इज फॉर स्टैट्स हम लोग किसके लिए बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में हम लोग स्टैट्स बोलते हैं। सो इट्स नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स इन अ स्टैटिक पोजिशन, राइट। तो इट्स नॉट इलेक्ट्रोस्टैट्स, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बच्चों को ये बोलते हुए सुना है। तो इट्स नॉट कि ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं, बस आपको क्यों ना थोड़ा फील लेने के लिए, क्लियर करने के लिए ये सब बोल दिया जाता है। ओके, सो अगेन वेलकम टू ओपी का फिजिक्स। दिस इज अंकित कुमार, राइट। एंड स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 ऑफ दिस रिविजन है, पार्ट 1 है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सर चार्ज के बारे में। लेट्स स्टार्ट चार्ज के बारे में, ठीक है। तो पहली बात बताइए सर, चार्ज होता क्या है? चार्ज क्या होता है? कोई भी अगर आप नई चीज सीखते हो, कोई भी नई चीज सुनते हो, तो सबसे पहली चीज जो आप पूछते हो कि सर ये है क्या, राइट। आपने अगर जैसे मान लो यहाँ पे सुना, लेट्स से आपने कभी अपने अपने जीवन में मैंगो नहीं सुना है। इफ समवन सेज मैंगो, राइट, आप पूछोगे ना सर व्हाट इज मैंगो, देन ही विल से कि इट्स अ फ्रूट, इट्स अ फ्रूट, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, ओके, ठीक है।
So what is charge? So basically charge is a property of matter. चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके थ्रू, एक मिनट, जिसके थ्रू वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी अदर ऑब्जेक्ट को, किसी अदर मैटर को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। रिपेल कर सकता है, एक मिनट, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो ये मैटर है, राइट। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है या अपने से दूर ले जा सकता है। ये प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए, वेरी गुड। अब आपने ये भी तो सुना होगा कि सर चार्ज को हम लोग कैसे, कितनी वैल्यू होती है चार्ज की, तो Q इज इक्वल टू IT, करंट इंटू टाइम, ये होती है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, राइट। इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ये चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। वो बस आपको एक फील दिलाने के लिए था, आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप लोग को जैसे मतलब बहुत बच्चे हैं जिनको IIT के बारे में नहीं पता, तो अगर आप बोलते हैं तो उनके लिए, उसके लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि मतलब वो होता क्या है ना। तो आपको जो भी राय हो अपनी, मतलब जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। हालांकि इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि देयर इज अ स्मॉल यूनिट E, जिसको हम लोग बोलते हैं, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इतनी कुलम। पहली बात कि चार्ज की ऐसा यूनिट कुलम होती है, आपको भी पता है, लिख देता हूँ चलो। चार्ज की ऐसा यूनिट कुलम होती है, COULOMB, कुलम। ठीक है, चलो। तो ये बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि सर एक स्मॉल यूनिट है E, ठीक है, कोई भी चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। कोई भी चार्ज आप जो बोल रहे हो ना, मैं मान लो कोई भी चार्ज बोल रहा हूँ, लेट से 2 कूलम बोल रहा हूँ, सो वो उसको आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के फॉर्म में लिख सकते हो। आप उसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के फॉर्म में लिख सकते हो। ये होता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। कोई भी चार्ज होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बोलता है 19 कूलम। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, राइट, बिकॉज वो बोलने में सही नहीं लगता है फिर ना, राइट। एक मिनट, हाँ, तो Q इज इक्वल टू NE, ये बोलता है। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई लोग इसको छोड़ भी देते हैं, बट टीचर्स की बात कर रहा हूँ, बट ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ इसको। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर क्वार्क्स के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर क्वार्क्स के बारे में। चलिए, आपने बोला कि सर ऐसा है कि E एक यूनिट है जिससे नीचे चार्ज जा ही नहीं सकता, इससे छोटा चार्ज आपको मिल ही नहीं सकता, राइट। आपने ये बोला, लेकिन क्वार्क्स ऐसी चीजें हैं जो कि जिनकी वैल्यू होती है, देखिए ऐसे -1/3e की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 2/3e की वैल्यू, इसको हम लोग अप क्वार्क बोलते हैं। अब इसको हम लोग डाउन क्वार्क बोलते हैं, डाउन क्वार्क। आप E से इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन, इट्स मतलब E से मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज को रिप्रेजेंट किया है, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑलराइट। सो अप क्वार्क होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन और 2/3e, और डाउन क्वार्क होता है -1/3e। ठीक है, स्मॉलर देन E, इट्स स्मॉलर देन E, ये ध्यान रखिएगा, इट्स स्मॉलर देन E। तो मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि सर आपने अभी बोला कि स्मॉलर देन E तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, राइट, नहीं कर सकता। इसीलिए ये कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। मतलब आप एक क्वार्क कहीं से ढूंढ के ला ही नहीं सकते। आप एक प्रोटॉन तो ला सकते हो, आप एक इलेक्ट्रॉन तो ला सकते हो, बट यू कैन नॉट गेट वन क्वार्क। एक क्वार्क आप ला ही नहीं सकते, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फिर कैसे रहता है सर, ऐसे रहता है। मैं बोलूं कि सर लेट से एक प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन की, ठीक है, इसमें मैं बोलूं कि फाइंड हाउ मेनी क्वार्क्स आर देयर
इन वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं, ये देखते हैं। आपने बोला ई से छोटी यूनिट है, ई से छोटी यूनिट है, तो आप बताइए एक प्रोटॉन में तो ई होता है चार्ज, उसमें कितने क्वार्क्स होंगे ये बता दीजिए। ठीक है, वो देखते हैं सर, वो हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से येलो ब्लू ले लेते हैं। चलिए आइए, एक प्रोटॉन का कितना होता है 1e इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ का 2/3e इंटू 2 प्लस -1/3e, ये तो डाउन क्वार्क हो गया, ये अप क्वार्क हो गया, राइट, इंटू 1, ये देखिए क्या हुआ 4/3e माइनस 1/3e, कितना हुआ 3/3e इज इक्वल टू 1e। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वन प्रोटोन में 2 अप क्वार्क्स आर देयर, 2 अप क्वार्क्स आर देयर एंड 1 डाउन क्वार्क इज देयर। अब बोलोगे सर मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, आपने ऐसे ही क्यों लिखा? मैं 1e को क्या ऐसे नहीं लिख सकता 2/3e इंटू 3/2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बट एक बात बताइए, आपने फिर क्या बोला कि मैं क्या लाऊंगा कि 2/3e अगर मैं एक यूनिट मानता हूं, एक ब्लॉक मानता हूं, एक ब्लॉक मानता हूं, ठीक है, तो आपने बोला मैं इसके 3/2 ब्लॉक्स लाऊंगा, मतलब मैं एक ब्लॉक लाऊंगा और एक आधा ब्लॉक लाऊंगा वो 2/3e का। तो फिर एक बात बताइए, फिर आपने क्वार्क को भी तो छोटा कर दिया ना, आपने क्वार्क को भी तो छोटा कर दिया, है ना। आपने, मैंने क्या बोला, एक क्वार्क हो सकता है, 2 क्वार्क हो सकते हैं, है ना, बट हाफ क्वार्क फिर आप कहां से लाओगे? हाफ क्वार्क तो डिफाइन ही नहीं है, हाफ क्वार्क तो डिफाइन ही नहीं है भैया, राइट, वो गलत हो जाता है, वो यहाँ पे गलत हो जाता है। इसीलिए ये वाला चीज सही नहीं है, ये वाली चीज सही नहीं है। आपको इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ क्वार्क ही चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ क्वार्क ही होनी चाहिए, क्वार्क्स ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे होता है, इसलिए मैंने बोला कि सर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो जैसे एक प्रोटॉन में कितने हैं, कि एक प्रोटॉन में कितने हैं, 2 अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है, मतलब ये एक प्रोटॉन तो मैं ला सकता हूं, लेकिन ये तो इसमें भी तो 3 कॉम्बिनेशन है, तीन तीन है ना मेरे पास क्वार्क्स, लेकिन मैं एक क्वार्क नहीं ला सकता। ये प्रॉब्लम है क्वार्क के साथ और ई के साथ, कि ई को आप एक ला सकते हो, एक ई ला सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रिंग वन क्वार्क। सिंपल, समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है क्वार्क में। तो क्वार्क का बेसिक फंडा क्या है कि सर 2/3e के इक्वल होता है, -1/3e के इक्वल होता है, उनके चार्जेस दो टाइप के क्वार्क्स होते हैं, लेकिन वो सर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है, ये और ये डिफरेंस है उनके बीच में। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सर, चलो ग्रीन ले लेते हैं, हटाइए, कूलम्स लॉ के बारे में, COULOMB, कूलम्स लॉ सॉरी, कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सर कूलम्स लॉ क्या बोलता है, मतलब मैंने क्या बोलता है कि ये देखो, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर मेरे पास Q1 और Q2 चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन मैंने मान लो R रख दिया, स्मॉल r, तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि फोर्स बिटवीन द टू, है ना, फोर्स बिटवीन द टू का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक का फोर्स दूसरे पे, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R², R इज द डिस्टेंस। ये बोला इसने, कूलम भाई साहब ने इतना बोला कि F वो जो होता है, इनके बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R² होगा। ठीक है, अब चलिए, अब बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतनी यूनिट होती है एप्सिलॉन, इतनी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है सर, अब मैंने देखा, कुछ देखा मैंने, देखिए कि 1 कांस्टेंट है सर, 4 कांस्टेंट है सर, पाई कांस्टेंट है सर, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, 8.85 इंटू 10⁻12 आप बोल रहे हो, 8.85 इंटू 10⁻12 आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो क्यों ना मैं इसको एक ही कांस्टेंट बोल दूं, क्यों ना मैं इसको एक ही बार कैलकुलेट कर लूं और फिर मैं उसको उसी कांस्टेंट की वैल्यू को सब में अप्लाई करता रहूं, राइट। तो इसको लेट से मैंने बोल दिया के बोल दिया, ले चलो चलो कांस्टेंट है, मैंने के बोल दिया। ठीक है, इनका जब हम लोग कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है
9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9, इसको हमने क्या बोल दिया, के बोल दिया। अब एक ही कांस्टेंट मेरे दिमाग में रहेगा जिसको मैं यूज करके फोर्स कैलकुलेट करूंगा। मतलब मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, अब फोर्स को लिख सकता हूं सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे के की वैल्यू है, जहां पे के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। सिंपल। मुझे क्या जरूरत है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बार बार कैलकुलेट करने की, जब हमारा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है ना। एक ही बार निकाल लो, फिर उसको हर जगह अप्लाई करते रहो, है ना। चलो अच्छा, एक बात बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप मीडियम बदल देते हो ना सर, आप मीडियम बदल देते हो तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब एक मीडियम में फोर्स हमारे पास सेम रहेगा। अगर मैं एयर की बात कर रहा हूं तो हर जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होगी। मीडियम बदल देते हो वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन उसके बारे में चिंता नहीं करनी। आप एक चीज याद कर लीजिए कि मतलब वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, राइट। 8.85 इंटू 10⁻12, उससे मैंने 9 इंटू 10⁻9 निकाल दिया। अब उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स सिंपल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट जब मीडियम बदल देते हैं तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए चलिए, अब सर एक और बात, फोर्स की आपने मैग्नीट्यूड तो हमें बता दी, लेकिन सर हमें पता है कि सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें क्या पता है सर, फोर्स इज अ बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जरा इसके बारे में बताइए, इसका वेक्टरियली आप बताइए कैसे होगा, कूलम्स लॉ को कैसे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसमें होता है, अगर मैं दो चार्जेस ले लूं, Q1 ले लूं और एक चार्ज में ले लूं Q2, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इनको मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से जज कर रहा हूं। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बिठा दिया, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास है, मैं तो कहीं ड्रॉ कर सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। मान लो ये है 0,0 ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। ये है ओरिजिन, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज R1, ये है सर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज। थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, बट अच्छा चलो बना ही देते हैं, चलो बना ही देते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, राइट। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज R2 वेक्टर, ठीक है सर। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, ठीक है। मेरे को पता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए सर, अब मेरे को चाहिए सर कि आप ये बताओ कि डायरेक्शन कैसे होगी, तभी तो हम लोग वेक्टोरियली किसी भी चीज को देखेंगे, है ना। अब मेरे को डायरेक्शन के बारे में देखना है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स वेक्टर ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, दिस इज व्हाट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, दिस इज व्हाट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये है, ये बात है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इससे डिपेंड कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, के Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर, मतलब R21 वेक्टर मतलब ये क्या दिखाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, ये दिखाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू, चलो विद रेस्पेक्ट टू 1, ये है R21 कहने का मतलब ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, दैट इज Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1, ठीक है ना। चलिए ये होगा F21 होगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 विल बी के Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू किसके कैप में, मतलब किस डायरेक्शन में। ये तो अपना चार्ज का वो हो गया ना, ये तो अपना वो हो गया मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में, तो R21 कैप में। R21 कैप क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है R21 वेक्टर का। ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। आप R21 वेक्टर समझ रहे हो ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सो R21 वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये है। हम लोग क्योंकि सेकंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू 1, तो हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, सेकंड का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। तो R21 कैसे डिफाइन होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। चलिए और उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा,
समझ गए। अब बोलोगे सर नेगेटिव वगैरह चार्ज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो लेट से ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया लेट से, ये मान लो लेट से ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो ठीक है, फोर्स तो इधर ही लगेगा। लेकिन नेगेटिव हो गया तो सर फोर्स तो इधर लगेगा। तो R21 कैप में तो होगा लेकिन उसके नेगेटिव होगा सर, तो वो कैसे करोगे। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो गया तो बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मान लो -Q1 रख दिया हमने, तो वो तो माइनस यहाँ पे आ गया ना, माइनस फिर आ गया यहाँ पे। अब वो -R21 वेक्टर होगा, R21 कैप होगा। अब -R21 कैप किधर होगा, R21 कैप के 180 डिग्री अपोजिट, राइट। तो वो अपने आप उस पोजीशन में आ जाएगा। सो Q1 Q2 को आपको कैसे पुट करना रहेगा, साइन के साथ पुट करना रहेगा सर। किसके हिसाब से पुट करना पड़ेगा, साइन के साथ। सो एक नोट लिख दीजिए, एक नोट लिख लेते हैं कि पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, तभी हम लोगों को ये वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन मिलेगी फोर्स की वो सही मिलेगी। इसका इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रिवाइज करते हैं। तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो भैया ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट एकदम थियोरेटिकल है, बहुत बच्चों वाली चीज है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब क्या, ये क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब रब करके, रबिंग, फ्रिक्शन या रबिंग बोल सकते हो, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। दूसरा बाय कंडक्शन, ये मेथड है चार्ज करने किसी बॉडी को। और तीसरा है बाय इंडक्शन। तो देखो मैं छोटी से छोटी चीज भी पढ़ा दे रहा हूं ताकि ये ना रहे कि सर ये चीज छूट गई, आपने ये चीज नहीं बताई, ठीक है। तो ये है फ्रिक्शन और रबिंग से कैसे चार्ज करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स लिया, मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपस में घर्षण किया, मतलब आपस में लेके घिस दिया, रब कर दिया, ठीक है। तो उससे भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी बॉडी चार्ज हो सकती है, ठीक है। ये है कंडक्शन का मतलब, दो बॉडीज हैं, इनके बीच में बस आपने ले जाके बस टच कर दिया दूसरे बॉडी से, वो उससे भी चार्जिंग हो सकती है, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, इंडक्शन। इसमें ना टच होता है ना रबिंग होती है, बस आप इसको इसके थोड़े से पास ले आके छोड़ दीजिए, थोड़े से पास ले आके छोड़ दीजिए, इससे भी सर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी बॉडी चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कुछ मेथड से थोड़ा सा बहुत नॉर्मल सी बात थी, ये हमने कर ली, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपने बोला सर मेरे को पता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हो, आप एक एक वर्ड बोल रहे हो ना, वो मेरे को समझाओ। अगर मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने नहीं समझा है, मैंने नहीं पूछा कि मैंने नहीं सुना है उस वर्ड को, कि सर मैं 12th में आया, मेरे को पहली बार पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ करके वर्ड होता है, लेकिन मेरे को ये तक नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो बताइए सर। बिल्कुल एक एक चीज देखो, जो भी चीज अगर आप पहली बार सुन रहे हो उसमें आप क्या है पूछा करो। जैसे मैंगो का बताया ना, वैसे ही पूछा करो कि सर अगर आपने मैंगो नहीं सुना है तो व्हाट इज मैंगो, पहले ये पूछा कीजिए, फिर उसके बारे में जानिए, ठीक है ना। और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये क्या क्यों कैसे से जानते हो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को, और कॉन्सेप्ट्स भी मजबूत होते हैं, अगर किसी के बारे में आप जान रहे हो कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और ये ऐसा ही क्यों कर रहा है, तो उससे होता कुछ नहीं आपका, मतलब ये नहीं है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल, मतलब वो उसमें हेल्प होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका इंटरेस्ट जगता है, और ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि सर इसको और आगे पढ़ूं, ठीक है। वो आपको हेल्प करता है डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जानते हो क्या है कि अगर मैं एक चार्ज देखूं यहाँ पे, मान लो ये क्यू चार्ज है, सो ये कितने एरिया तक अपने किसी एक चार्ज को रखूं यहाँ पे, ये देखो ऐसा मान लो ये एरिया है, ठीक है। मैं कितने एरिया तक एक चार्ज को रखूं, कितने डिस्टेंस पे या फिर कितनी जगह पे एक चार्ज को, दूसरे चार्ज को रखूं कि वो जो Q2 चार्ज है वो इस Q चार्ज से अट्रैक्ट हो सके या रिपेल हो सके, उसको हम लोग, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। समझ गए। ये मतलब कितनी दूरी तक ये अपना
फोर्स लगा सकता है, अपना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, उस मतलब उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया, ठीक है, ये उस जगह का हुआ, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, राइट। अब मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दी कि मतलब कुछ एरिया हो गया जहां तक ये किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है, क्या हम लोग उस जगह को, उतनी एरिया को, उतने फील्ड को मेजर कर सकते हैं? तो बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है? तो EFI ये होता है ना, EFI एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। EFI पहली बात एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स बाय चार्ज मतलब अगर मैं फोर्स को Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख रहा हूं, बाई Q2 हम लोग करेंगे या फिर बाई Q1 करेंगे तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। मतलब अगर मैंने बाई Q2 किया तो वो Q1 चार्ज की इंटेंसिटी निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बाई Q1 किया तो वो Q2 चार्ज की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेगा। ये है। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब ये बात है कि इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कभी हम लोग इसको जानते हो, कभी कभी इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। मतलब मैं कोई एडिशनल Q2 चार्ज नहीं लाना चाहता, मेरे पास एक चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, कैपिटल Q, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसका जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। इस Q0 को हम लोग बोलते हैं सर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं जिससे क्या होता है कि हम लोग उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फोर्स में फिर हम लोग टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल। अच्छा अब ये बताइए सर, कोई भी आप मेजर कर रहे हो, क्या ये टेस्ट चार्ज के ऊपर भी कोई लिमिटेशंस हो सकती हैं? मतलब मैं कुछ भी, मान लो मैं 5 कूलम का मेजर कर रहा हूँ, 5 कूलम के लिए मैं फोर्स निकाल रहा हूँ और मैं टेस्ट चार्ज को 80 कूलम का कोई चार्ज रख दे रहा हूँ। अब बताओ ये कुछ डिस्टर्ब करेगा क्या? मान लो मैंने एक स्फेयर रख दिया जिसकी ऊपर चार्ज है 5 कूलम और उसके लिए मैं टेस्ट चार्ज ला रहा हूँ 80 कूलम का एक, ये 80 कूलम का एक अनदर स्फेयर। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उतना अच्छे से निकाल पाएंगे? तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके लिए इसके ऊपर भी, टेस्ट चार्ज के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ तरीके आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। कि सर टेस्ट चार्ज कहीं बड़ा ना हो जाए, इतना बड़ा ना हो जाए कि हम लोग का सिस्टम ही बिगड़ जाए, है ना। मान लो मैंने चलो एक के लिए तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास है Q1 Q2 और Q3, इतना है। इसका एक कॉम्बिनेशन है, एक बॉडी है जिसके अंदर ये कुछ कॉम्बिनेशन है। अब मुझे इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब मैं बताओ 80 कूलम का अगर यहां रख दूं, क्या इनके बीच का डिस्टेंस गड़बड़ा नहीं जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगा, है ना। इनके बीच का मान लो ये डिस्टेंस R1 है, R1 से हट के कुछ R2 हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखते हैं यूजुअली। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज is taken of very small magnitude so that the system doesn't get altered, ये काम है सर। कि सर टेस्ट चार्ज को आप इतना भी बड़ा मत लीजिए कि ये जो सिस्टम है ना इसमें ही कुछ खलबली मच जाए, नहीं। हमें क्या करना है, हमें EFI निकालनी है, तो हमें ऐसा टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा जिसका वैल्यू बहुत छोटा है ताकि वो सिस्टम को ऑल्टर ना करे। ये मानसिकता आप उस टाइम पे ध्यान रखेंगे अगर आप आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो अब उसका यूनिट भी बात कर ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। वो होता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तो आप समझ ही रहे हो, राइट, कि न्यूटन पर कूलम कैसे बोला, क्योंकि ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है बेसिकली, है ना, कि फोर्स बाई चार्ज, राइट। तो न्यूटन पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों कह सकते हो, ठीक है। चलिए
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कुछ करते हैं, लेट्स से कैलकुलेशन करते हैं सर। फिर हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई क्या होती है, अब हम कुछ चीज़ों के लिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो EFI कैलकुलेशन, मैं ऐसे टॉपिक्स क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आपको सेग्रीगेटेड रहे अपने दिमाग में, ठीक है, कि ये क्या है, ये किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज़ें हम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स। तो चलो एक पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले देखते हैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। इसमें क्या होगा, फोर्स हम लोग टेस्ट चार्ज लगा के कैलकुलेट करेंगे। मान लो ऐसा कोई Q1 चार्ज है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे कि EFI हम लोग को पता है सर क्या होता है, फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय EFI वेक्टर विल बी फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय Q नॉट, राइट, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख देंगे Q नॉट का, और इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स। इसको हम लोग कैसे करेंगे, K Q1 Q नॉट बाई R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की, ठीक है ना। वेक्टोरियली तो आप समझ ही गए होगे कैसे निकालना है, राइट। ये मान लो R2 वेक्टर है, R वेक्टर है, सॉरी, R2 R1 कुछ यहाँ पे है नहीं, एक R है तो इसलिए मैंने इसको R रखा है, ठीक है। ये हो गया K Q1 Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे अगर इस फोर्स को Q नॉट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, K Q1 बाई R स्क्वायर। ये होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, एक स्मॉल चार्ज के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बी केस, किसी और केस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, कॉम्बिनेशन, है ना। हमने एक चार्ज के लिए तो बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, मतलब मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन चार्ज, ठीक है। हमने कुछ ऐसा सिस्टम लिया कि ये है और ऐसा है, एक क्यू, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट से 2r है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके मिडिल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, इस पॉइंट पे जो कि x डिस्टेंस पे है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट पे फिर एक Q नॉट चार्ज लाएंगे, उसके बाद से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो फंडा इज सेम, फंडा इज सेम, सेम फंडा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उससे हम लोग डिवाइड बाई Q नॉट डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा हमने यहाँ पे किया है। इस सब इन तीन स्टेप से गुजरते हुए, इन दो स्टेप्स से गुजरते हुए हमारे पास जो वैल्यू आती है, एक मान लो ये x पे, वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K 2Q, क्योंकि चार्ज का कॉम्बिनेशन कितना है, Q प्लस Q, तो 2Q इंटू K Q1 Q2, K इंटू 2Q बाई, हम लोग Q2 क्या रख रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया डिवाइड करके, डिवाइड बाई के 2Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ये सब कैलकुलेट करके हमारे पास इतना कुछ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू, ठीक है। डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से, फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई वो ऐसे डिपेंड करती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे उसका वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी x डिस्टेंस पे। R क्या है, R है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, R है ये वाला डिस्टेंस, समझ गए। चलिए अच्छा, इसको अगर हम प्लॉट करें, इसको अगर हम प्लॉट करें, मान लो ये x तो एक वेरिएशन करेगा ना, मैं x यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैं y डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरा मन किया मैं x नॉट डिस्टेंस पे कैलकुलेट करूँ, राइट। तो हम लोग इसका वेरिएशन देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इधर रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर रहेगा हमारा x की डिस्टेंस, राइट। तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे जाता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ये गया ये ऐसे। सिमिलरली हम लोग इधर कैलकुलेट किया हमने, हम चाहे तो इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए इधर भी कैलकुलेट करें तो यही चीज आती है ऐसे करके कुछ ऐसे। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, जहाँ पे मतलब EFI की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो आती है एट x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू पे। मतलब अगर x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। सिमिलरली ये भी पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा r बाई
√2 सिमिलर। सर यहाँ माइनस क्यों नहीं डाला, मतलब डिस्टेंस तो यही है ना, मतलब मैं इधर कैलकुलेट करूँ इधर कैलकुलेट करूँ, है ना, डिस्टेंस तो उतना ही है, इसलिए हमने इधर माइनस माइनस नहीं रखा है। ठीक है, चलिए ये बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि हमने दो चार्ज रख दिया यहाँ पे, हमने क्या किया, अभी बहुत बेसिक ही चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बेसिक ही चल रहा है। ये Q2 है, क्यों ये फर्स्ट पार्ट है ना, हम लोग इसलिए इसको आराम आराम से कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो उससे आपका मान लीजिए बैकलॉग हो रखा है जो भी है वो भी क्लियर हो जाए। हमने रिवीजन के तौर पे ये वीडियो रखा है कि आप रिवाइज कर सको सारी चीज़ें, तो उसकी टेंशन मत लो सर, खत्म होगा नहीं होगा, बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी। हाँ, तो ये है कि एक Q1 रखा है एक Q2 रखा है। ठीक है, अब मैं दोनों को पॉजिटिव रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कैसे करेगी वो दिखाओ। तो हम लोग क्या कहने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने वाले हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब किस पे दिखाने वाला है, इन टू चार्जेस सिस्टम, टू चार्जेस सिस्टम ऐसा कुछ है। तो आप इसमें वेरिएशन मुझे दिखाइए सर कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलिए मान लीजिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है Q1 की और यहाँ पे एक और प्लस चार्ज है Q2 का। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे दोनों प्लस चार्ज है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे भी कोई चार्ज डालूँ, पॉजिटिव मान लो Q0 डाल रहा हूँ, पॉजिटिव Q0 डाल रहा हूँ, तो ये बोलेगा सर तू इधर जा, ये बोलेगा सर इधर जा। मतलब इनके बीच में कहीं ना कोई पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा। तो वो कहाँ पे आएगा, वो कैसे आएगा, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि मान लो ये यहाँ पे आया कहीं ना कहीं, ये बस रफ डायग्राम है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के केस में वेरी कर सकता है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेंस में, उसीलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, बैलेंसिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो, अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। हाँ, हमें क्या पता है कि चार्ज क्या होता है, K/r² होता है, राइट। तो अगर मैं r को एकदम जीरो पे टेंड करूं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस एकदम जीरो करूं, तो वहां पे कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एकदम जीरो को टेंड करूँ तो कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे एकदम जीरो को टेंड करूँ, तो यहाँ पे एकदम जीरो को टेंड करूँ, तो एकदम जीरो पे इनके बीच का डिस्टेंस एकदम जीरो देखूँ तो वहाँ पे भी इन्फिनिटी जाएगी। मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी। तो मतलब कुछ ऐसे जाएगा सर, कुछ ऐसे जाएगा सर, विद अ, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने दीजिए। कुछ ऐसे जाएगा सर विद वन पॉइंट, जहां पे क्या होगा, मैक्सिमम, सॉरी जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने इसको ऊपर इसको नीचे क्यों दिखा, तो देखो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इसके ऊपर फोर्स, इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा इसके चलते। ठीक है, तो मैंने इधर लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव रख दिया है और इधर लगने वाले फोर्स को नेगेटिव रख दिया है, सिंपल। इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में किया है, क्योंकि ये प्लस वाई की डायरेक्शन हो जाती है, ये माइनस वाई की डायरेक्शन हो जाती है, सिंपल। यही 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 बात है। चलिए, सिमिलरली अगर मैंने इधर रखा तो मैं इस साइड ला रहा हूँ, राइट, इस साइड लाऊंगा किसी भी टेस्ट चार्ज को, उधर फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इधर रहेगा, राइट, इधर लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ला रहा हूँ तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे ला रहा हूँ तो डिस्टेंस एकदम जीरो को टेंड करेगा। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा, K/r² का वेरिएशन होगा, क्योंकि इसके चलते तो फोर्स एकदम नीली हो जाएगा ना, पूरा फोर्स तो मोस्टली इसके वजह से लगेगा, राइट। तो इसलिए इस चीज़ में जो वेरिएशन आएगा K/r² का आएगा, जो कि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा वेरिएशन आता है, ऐसा कुछ वेरिएशन आता है। सिमिलरली यहाँ पे करूँ तो क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे भी K/r² का वेरिएशन आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि ये पॉजिटिव में फोर्स लग जा रहा है, इस वजह से ये जो वेरिएशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों ऐसे, तो उनका वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ ऐसा दिखेगा, ये है। अच्छा, अब मान लिया मैंने कि एक पॉजिटिव सर और एक सर नेगेटिव है,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, मैंने इधर बोल दिया -Q1 और इधर बोल दिया +Q2, ठीक है, ये है। तो चलो ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये आया इधर का और ये आया इधर से, ठीक है, ऐसा कुछ एरिया होगा। अच्छा अब बताओ, यहाँ कोई भी मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, कोई भी टेस्ट चार्ज रखूँ, कोई भी यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ, क्या ये बोलेगा तू इधर आ, Q0 अगर मैंने रखा है तो ये बोलेगा इधर आ, और ये बोलेगा पॉजिटिव वाला कि तू इधर ही जा, रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का कहीं भी रखो, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है, मतलब फोर्स तो सर दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एक ऐसा, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस केस में सर, जिस केस में क्या हो, जिस केस में एक हमें बैलेंस्ड पॉइंट मिल जाए, जिसमें हमें एक मतलब वही बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सर दोनों में तो फोर्स उधर ही लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सिमिलरली सिंपल, तो यहाँ पे किधर जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ पे भी किधर टेंड करेगा फिर, इन्फिनिटी, और यहाँ कुछ है नहीं तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और टच ना करता हुआ ऐसे निकल जाएगा, सिंपल। ये कुछ इधर का होगा। सिमिलरली इधर मैं बात करूं तो फोर्स सर किधर लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स तो अट्रैक्टिव लगेगा, राइट, तो फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। वेरिएशन सिमिलरली वही KQ/R² का होगा, KQ/R² का होगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव में गया, ऊपर पॉजिटिव वाई में गया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव में था, सिंपल। इस केस में क्या था, इस केस में रिपल्शन करेगा ये, तो सिमिलरली इस केस में भी फोर्स किधर है, पॉजिटिव है, तो अपना जो वेरिएशन होगा वो KQ/R² का ही होगा, KQ/R² का ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव में है तो उधर भी ऊपर में पॉजिटिव रहेगा, सिंपल। ये कुछ ऐसा वेरिएशन दोनों दिखाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली कुछ अलग और भी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ EFI फॉर सम अदर चार्ज बॉडीज। हमने किस बारे में, किसके लिए कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया एक स्मॉल पॉइंट चार्ज के बारे के लिए, और हमने कैलकुलेट कर लिया एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस के लिए, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पहला जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो है रिंग के लिए। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले किसके लिए, रिंग के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक रिंग है ऐसे, पिंक ब्लू ले लेता हूँ, बताइए, एक रिंग है ऐसे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये सेंटर है, मुझे इस सेंटर के परपेंडिकुलर चाहिए, इस सेंटर के पर, इस पे पहली बात की यूनिफॉर्मली +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे पे, ठीक है। मुझे इस पे चाहिए यहाँ पे x डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर हो, ठीक है, x डिस्टेंस पे चाहिए, सिमिलर फॉर दैट कि यहाँ पे इसका r है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखो सर, आप देखो कि क्या मुझे यहाँ पे 2 चार्ज वाला सिस्टम दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, मान लो यहाँ एक DQ चार्ज मैं मान लो यहाँ पे एक DQ चार्ज मान लूँ, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक DQ चार्ज मान लूँ, तो क्या ये ऐसा नहीं रहेगा कि मैं एक DQ चार्ज ले रहा हूँ और एक यहाँ DQ चार्ज ले रहा हूँ, ये 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस 2r है, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर पे x डिस्टेंस पे EFI। क्या ये वैसा ही सिस्टम नहीं है, सिमिलर बिल्कुल। तो फिर सिमिलरली ऐसा यहाँ 2, सिमिलरली यहाँ 2, यहाँ DQ, यहाँ DQ, यहाँ DQ, यहाँ DQ है ना, यहाँ DQ, यहाँ DQ, तो ऐसे ऐसे सिमिलर ये 2 DQ का कॉम्बिनेशन है, 2 DQ के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को जोड़ के एक रिंग मिला है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जब करते हैं ना, इंटीग्रेट वगैरह जो भी करते हैं ऐसे एलिमेंट्स मान मान के DQ DQ मान के, तो उसमें हमें आता है, उसमें हमें EFI की वैल्यू मिल के आती है, नेट EFI की वैल्यू सॉरी, नेट EFI की वैल्यू वो आती है KQX अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2, KQX अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन ही वही है जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ अगर DQ यहाँ DQ, तो इन DQ DQ कैसा रहेगा, ये Q क्या था,
ये Q वहाँ पे 2Q था, क्यों 2Q था? क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे जिनकी एक की वैल्यू Q थी और दूसरे की वैल्यू Q थी, तो उन दोनों को जोड़ दिया, उन दोनों को जोड़ दिया, राइट। यहाँ पे भी क्या है, DQ है, और यहाँ पे भी DQ है, यहाँ पे भी DQ है, और यहाँ पे भी DQ है, और ऐसे बहुत सारे DQ है। तो सारे DQ को जोड़ेंगे तो हमें मिलके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? Q चार्ज ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे Q चार्ज है, समझ गए? इसलिए यहाँ पे टोटल चार्ज Q है, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, चलिए, तो समझ गए, मतलब इतना तो समझ गए ना कि ये आया कहाँ से होगा, ये आया वहीं से, ये DQ, ये DQ, इन सबको यहाँ पे एक ऐसा करेंगे कि ये DQ की वजह से ऐसे ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट कुछ इधर आएगा, ई नेट कुछ इधर आएगा। तो समझ गए, वैसा ही किया हुआ है इसमें भी, ठीक है। वेरिएशन कैसा हुआ, KQ(x/x² + r² की पावर 3/2। इसका भी अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कुछ वैसा ही बनेगा, इसका भी ग्राफ कुछ सॉरी ऐसा ही बनेगा। x ये किधर, ये EFI, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेट से हरा ले लेते हैं, ये ऐसे जाके ये ऐसे बन जाएगा, और इधर भी सिमिलरली इधर जाके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, x = r/√2 पे होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x = r/√2 पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, x आप इधर चले जाओ r/√2 या x इधर चले जाओ r/√2, बात वही है, मैक्सिमम दोनों पॉइंट पे होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से मतलब है हमें। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए, बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने से पहले, बाकियों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ आपको चीज़ें पढ़ाएंगे, जो कि है मान लो चार्ज डेंसिटीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी के पढ़ने से पहले हम लोग चार्ज डेंसिटीज के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए, जैसे हमारे पास तीन टाइप के चार्ज डेंसिटीज होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज होते हैं। एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ऐसा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मेरे पास अगर एक ऐसा है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन में एक रॉड है जिसकी यहाँ पे कोई थिकनेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और जिसके ऊपर चार्ज Q है। तो उस केस में होती है डिफाइंड डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक लाइन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल। वो होता है लैम्डा, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, Q/L से फिर डिनोट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, क्योंकि लेंथ ही उसमें मौजूद है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जो 2D में हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, इसकी थिकनेस कुछ नहीं है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में जो डेंसिटी डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्मा होगा वो होगा Q/एरिया, ठीक है। सिमिलरली जो वॉल्यूम होता है, मान लो हमारे पास एक कुछ ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर चार्ज Q है और जिसका मतलब जिसकी कुछ वॉल्यूम भी है, पूरा 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं रो, जो कि होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। सो ये है कुछ नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज ही है। अगर हमारे पास एरिया मौजूद है तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर पाते हैं, हमारे पास लेंथ मौजूद है तो हम लोग लेंथ चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर पाते हैं, अगर हमारे पास पूरा वॉल्यूम ही है तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर पाते हैं। ये है पूरा खेल, ठीक है, ठीक है। इसकी ज़रूरत कैसे है, ऐसे है, मान लीजिए मैंने बोला कि अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। मतलब ऐसा है कुछ,
रॉड के लिए, एक रॉड के लिए ऐसा, जिसकी मतलब थिकनेस कुछ नहीं, जिसकी ब्रेड्थ कुछ नहीं है, मतलब ब्रेड्थ कुछ नहीं है, थिकनेस कुछ नहीं है, नहीं, बस वो एक लाइन है, ऐसा है कुछ, जिसकी सरफेस, सॉरी सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। हाँ, ऐसा, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं बोल रहा हूं यहां पे इस P पॉइंट पे मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसकी वैल्यू है सर, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है A, ये वाली डिस्टेंस है A, ठीक है। मान लो जब हम यहां देखेंगे, एक मिनट, जब हम लोग यहां देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें कि ये कुछ θ1 एंगल बनाएगा और ये कुछ बनाएगा θ2 एंगल, ये कुछ बनाएगा θ2 एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी एक थीटा एंगल पे सिमिलर थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एंगल एलिमेंट लेते हैं, और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो उतना इंटीग्रेशन वगैरह जो भी है वो करने के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है EFI इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, वो आता है K लैम्डा बाई A साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये बात आती है। तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, परपेंडिकुलर मतलब क्या, इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, लेट से मान लेते हैं कुछ ई नेट ऐसे आया, तो हम लोग क्या इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग इधर में ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने ई परपेंडिकुलर बोल दिया, और इसको हम लोग एक और में मतलब इसको ऐसे करना है, वेक्टर को हमने कंपोनेंट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया कंपोनेंट, तो इसको इस वाले कंपोनेंट को हम लोग ई पैरेलल बोलते हैं। तो ई परपेंडिकुलर मतलब क्या, मैंने बोला कि ये रॉड है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके लिए मैंने इसलिए मैंने इसको ई परपेंडिकुलर बोल दिया है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है के लैम्डा बाई साइन θ1 प्लस साइन θ2। सिमिलरली अगर मुझे EFI परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल पूछे, पैरेलल वो होता है के लैम्डा बाई A कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अच्छा, एक अजीब सी चीज है, एक अजीब सी चीज है इसमें, जानते हो जब हमने डिराइव किया था, जैसे मैंने बोला कि दो DQ थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं दोनों तरफ, तो हम लोग इस डेरिवेशन में क्या करते हैं ना, इस डेरिवेशन में ये जो θ2 एंगल आता है ना, θ2, इसको हमने ऑलरेडी नेगेटिव कंसीडर करके ये निकाला आता है, ये जो हमने ये दोनों रिजल्ट निकाले हैं इसको ऑलरेडी हमने डेरिवेशन में नेगेटिव कंसीडर कर लिया है, मतलब हमें तो कंसीडर करना ही होगा ना, क्योंकि मान लो दो तरह के एंगल है हमारे पास, तो एक को हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को नेगेटिव, तो हमने डेरिवेशन में ही इनको कंसीडर कर लिया, इसलिए आपको यहाँ पे उसके बाद θ2 को नेगेटिव और θ1 को पॉजिटिव पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, ये डेरिवेशन में ही हमने कंसीडर कर लिया होता है इसको, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि सर चार्ज इधर है, ये लाइन चार्ज इधर है, सच दैट कि ये θ1 बना रहा है, ये θ1 बना रहा है, और ये बना रहा है θ2, ये वाला बना रहा है θ2, इस केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सो इस केस में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो परपेंडिकुलर हम लोग निकालेंगे वो आती है के लैम्डा बाई A साइन θ1 प्लस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस θ2। अगेन आपने अब यहाँ पे दोनों तो पॉजिटिव है, आपने एक को माइनस θ2 क्यों किया, क्योंकि हमने उस टाइम पे डेरिवेशन के टाइम पे θ2 को नेगेटिव लेके चले थे, हमने डेरिवेशन जब इसका किया था तो हमने θ2 को नेगेटिव लेके चला था, जब यहाँ पे θ2 पॉजिटिव हो गया तो हमें एक माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, इतना क्लियर हुआ। इतना, ऐसा कुछ सवाल आएगा तो कर लोगे, मतलब ऐसा कुछ सवाल आएगा तो कर लोगे ना, राइट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर लेंगे तो हम लोग उसको नेगेटिव पुट कर देंगे, क्योंकि हमने डेरिवेशन में उसको नेगेटिव माना है, डेरिवेशन हमने ऐसे ही किया है, ठीक है, मतलब ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ डिराइव करते हैं आर्क के लिए। अगली बॉडी हमारे लिए है आर्क, EFI ड्यू टू एन आर्क, ऐसा है कुछ, ऐसा है कि यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक आर्क है,
सम आर्क है, ठीक है, जिसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इतना है, ठीक है। ये क्या है, ये है सेंटर पॉइंट, ये है जिस सर्कल का ये पार्ट होगा, मान लो ये जो इसका सर्कल हमने बना दिया एक, तो ये जिस सर्कल का मतलब जिस भी सर्कल का ये पार्ट होगा उस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, उस सर्कल का ये सेंटर है। तो इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये बीच का हो गया, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बीच का हो गया, मान लो ऐसे सिंपल सा लाइन में ही देख लेते हैं, ये बीच का हो गया, राइट। तो ये कितना करेगा, यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, ये थीटा यहाँ है, ये थीटा पे जाके हम लोग एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, और सिंपल यहाँ से भी ऐसे जाके थीटा एंगल पे ही एक और डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, ये थीटा एंगल पे जाके एक और डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, है ना। और इसका फिर इंटीग्रेशन करके हम लोग निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारा इंटीग्रेशन वगैरह जो भी है वो करने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, बार बार EF आई नेट नहीं लिख रहा बार, इसलिए मैंने ई लिख दिया उसको, ई नेट की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो होती है 2k लैम्डा बाई आर। आर क्या हुआ, ये आर हुआ, ये रेडियस आर है, ये रेडियस इसकी आर है, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, अल्फा ये टोटल एंगल है, अल्फा क्या है ना, ये टोटल एंगल है, ये है अल्फा पूरा, मतलब टोटल एंगल ऑफ द आर्क, ऑफ द आर्क मेड ऑन द सेंटर। इस सेंटर पे जितना भी टोटल एंगल आर्क ने बनाया उसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, मतलब इस आधे वाले एंगल को हमने अल्फा नहीं बोला है, हमने इस पूरे एंगल को अल्फा बोला है, ठीक है ना, इतना समझ रहे हो। मतलब अगर मैं बोलूं कि सर एक पूरा रिंग के केस में, रिंग के लिए हमें सेंटर पे बताओ, तो आप भी जानते हो सर, एक हर एक मान लो इसके वजह से अगर इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक DQ चार्ज बैठा है जिसकी वजह से इधर आएगी, तो इन सबका कितना आना चाहिए फिर सम जोड़ के, इधर भी कोई DQ है तो इसके बदले इधर भी कोई DQ बैठा हुआ है ना, तो इन सब के चलते कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ई नेट कितना आएगा, कितना आएगा 2k लैम्डा बाई आर, मान लो रेडियस आर है, साइन अल्फा कितना है 360 है, अल्फा कितना है 360 है, क्योंकि हम लोग पूरे रिंग की बात कर रहे हैं, तो अल्फा कितना है 360 डिवाइड बाई 2 कितना है 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 0 होता है, सिंपल 0 हो गया, 0 हो गया। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बोले कि हाफ रिंग के लिए बताओ, हाफ रिंग के लिए, हाफ रिंग के लिए सेंटर पे वो होता है ई नेट की वैल्यू वहां पे होती है 2k लैम्डा बाई आर, सर साइन कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, क्योंकि एंगल कितना है 180 है, ये वाला टोटल एंगल की बात कर रहे हैं ना, अल्फा इस पूरे एंगल को लिया था, एंगल सबटेंडेड बाई दी आर्क ऑन द सेंटर, तो पूरा आर्क तो 180 कर रहा है, ये है अल्फा, तो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90, जो कि हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि साइन 90 1 होता है, सिंपल है ना। आपको अगर आपको चाहिए तो ये वाला बहुत लोग याद कर लेते हैं कि सर सेमी सर्कुलर रिंग के कारण कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर सिमिलरली जानते हो। फिर ऐसा लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट रख दूं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज रख दूं, उसके लिए सर 2k लैम्डा बाई ये, 2k लैम्डा बाई ये याद करते रहते हैं। भाई एक ही फॉर्मूला दे दिया ना, जब यहाँ पे पूरा इन्फानाइट जाएगा तो बताओ θ1 कितना होगा 90, जब ये भी इधर से भी इन्फानाइट जाएगा तो भी कितना होगा θ2 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई। याद क्या करना है, इसी चीज से निकाल लो ना, क्यों 50 फॉर्मूले अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखने हैं कि सर सेमी इन्फानाइट वायर, इन्फानाइट वायर, इसके केस में अलग अलग हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं एक ही फॉर्मूला दिया है, सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। 50 फॉर्मूले याद करने की नीट वाले मत बनो, ठीक है ना। 50 फॉर्मूले हर एक चीज उनको मजबूरी है वैसा बनना पड़ता है, क्योंकि उनको स्पीड में सब कुछ कैलकुलेट करना है, सब कुछ स्पीड में करना है, तो वो ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन में ही अपना टाइम बर्बाद कर देंगे, है ना। उस चीज से बचने के लिए वो लोग सारी चीजें याद करते हैं।
आपको उतना याद नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, उसमें सारी चीजें जितने भी केसेस है उनको थीटा पे पुट करो, सारे अल्फा पे पुट करो, सारी चीजें निकाल लो, क्यों याद करना। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग बात करते हैं रिंग के लिए, अरे मतलब सॉरी, रिंग की तो बात हमने कर ली, अब हम लोग बात करते हैं डिस्क के रिगार्डिंग। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिस्क, कहाँ पे सर, सिमिलरली अगर ऐसे डिस्क है, ये पूरा ये भरा हुआ है, तो आप भी जानते हो सर सेंटर पे जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सबके लिए सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए एक कोई ना कोई डीक्यू चार्ज बैठा हुआ है, इसके केस में भी है ना, तो सेंटर पे तो जीरो होगा, एफ आई एट सेंटर, एक मिनट, एफ आई एट सेंटर तो जीरो होगा। हम लोग निकालने वाले हैं इसके परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे, इसके परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे डिस्क एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ऐसे पॉइंट पे। तो इस केस में आता है ये 5 पे आता है, इस केस में हमारे पास ई नेट जो आता है वो होता है, इसमें पहली बात क्या डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा, क्योंकि एक सरफेस है ये, तो जिसकी चार्ज मतलब सरफेस चार्ज सिग्मा है, ठीक है। उसके केस में ई नेट डिफाइन होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, ये वाला थीटा है, ये पॉइंट से लेके ये वाला जो पॉइंट आया ये थीटा है, ठीक है। ये कितना है, ये आर है, एक मिनट अलग कलर ले लें तो अच्छे से आपको डिनोट कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा, एक मिनट कलर चेंज करना है, हाँ हाँ चलो, ये है आर, ठीक है, ठीक है, ये है एक्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, तो कॉस थीटा कितना होगा, कितना होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कितना होगा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं याद करना है, आपको एक्स और आर के फॉर्म में याद करना है, तो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। ये है ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू। आप चाहें तो ऐसे याद कर लें 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे देख लें इसको, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थीटा क्या है ये ध्यान रखिएगा, थीटा ऊपर वाले से इसका एंगल है, ठीक है। चलिए चलिए, अब हम लोग कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए, उसके पहले हटाइए, उस बाकी सब चीज़ों से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने किसी भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर कैसा बिहेवियर उसका रहता है, कैसा बिहेवियर रहता है, क्या होता है उसके ऊपर, वो पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पुट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ हमारा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा, स्मॉल क्यू नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इससे तो नहीं निकल रही है ना, इससे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने इसको पुट कर लिया है। तो इस केस में हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है, हमारे ऊपर नहीं, इस चार्ज के ऊपर, वो लगता है E इंटू क्यू, क्योंकि पता है आपने ये क्यों सेटिस्फाई हो, क्योंकि हमने ई डिफाइन किया था क्या, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। अब उसको हम लोग, मैं डायमेंशनली बता रहा हूँ कैसे है, उसको हम लोग फिर चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायमेंशन कैसा होगा, फोर्स के इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग फोर्स ऐसे बोल सकते हैं, ई इंटू क्यू सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। फोर्स कितना होता है, ई इंटू क्यू, ई कहाँ है हमारे पास, क्या है, ई है हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और अजूबा होता है कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, इस केस में हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इन दोनों का बिहेवियर अलग होता है। कैसे अलग होता है, अगर हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा है, सो वो क्या होता है, वो गोज अलोंग, जो फोर्स लगता है वो अलोंग ई वेक्टर लगता है, किधर लगता है, फोर्स एक्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। लेकिन इस केस में एक अलोंग बोलना गलत है, एक्ट्स इन द डायरेक्शन बोल सकते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ
द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लेकिन अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगता है। मतलब अगर हमने ये क्यू नॉट पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर क्यू नॉट नेगेटिव है तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए? तो फोर्स कैसे एक्ट करता है, फोर्स एक्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अच्छा ये कैसे हुआ, यही क्यों हुआ, क्योंकि क्यों आप ये बताओ, नेगेटिव चार्ज हमने रखा तो ऐसा क्या हो गया कि फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में आया, हमने ऐसा क्या कर दिया कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आया। तो सिंपल सी बात है, देखो सर, फोर्स वेक्टर है राइट, ई वेक्टर का कोई अपना डायरेक्शन होगा, इनटू हमने क्या किया है क्यू, क्यू को अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो किधर डायरेक्शन होगा, फोर्स की डायरेक्शन वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू ई वेक्टर इंटू क्यू। लेकिन अगर हमने नेगेटिव रखा तो क्या होगा, माइनस, सॉरी माइनस पहले नहीं लगाते, चलो कितना होगा, ई वेक्टर इंटू माइनस क्यू, माइनस आगे ले लेते हैं, माइनस ई इंटू क्यू होगा। मतलब वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के उल्टा, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैथमेटिकली आपको बता दिया ना कैसा हुआ, मतलब क्यों उल्टा हुआ, क्यों सीधा हुआ, क्यों उल्टा हुआ, क्यों उसके डायरेक्शन में लगा, ये भी बता दिया। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए ऐसा है कि अगर मैं, ये कहता है क्या कि अगर मैं एक इंसुलेटेड कंटेनर, मतलब इंसुलेटेड मतलब कहीं कोई कहीं से कोई बाहर नहीं जा सकता और कहीं से कोई चार्ज अंदर नहीं आ सकता, उस कंटेनर में अगर मैंने दो ऐसे रखे हैं, दो, एक 5 कूलम का और एक 7 कूलम का चार्ज रखा है, तो फिर कुछ हुआ अंदर से अंदर और ये कुछ 3 चार्जेस में टूटे, ये चलो लेट से 4 चार्जेस में टूट गए, कोई बात नहीं 4 चार्जेस में टूट गए। सो इन चारों का सम भी ना इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कुछ ऐसे टूटेगा कि ये जो सारे का सम है ना वो चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। 7 + 5 12 होता है, तो इनका भी सम 12 ही होगा। मतलब मैं इसको अगर ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, इसको डी बोलूँ, तो हमारे पास क्या होगा, ए + बी + सी + डी की वैल्यू हमारे पास 12 कूलम के इक्वल ही होगी, ना इससे कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो सिस्टम है हमारा 7 + 5 कूलम का, ये अनअल्टर्ड होना चाहिए। मतलब इसमें कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये बात है। हाँ ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, ये फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसको हम लोग फ्लक्स बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया ले लिया, कुछ भी एरिया ले लिया, लेट से ये एरिया है, मैं इसको साइड व्यू से दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहे हैं, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे पास मान लो ये पूरे का वैल्यू है ई लेट से, और यहाँ पे इस पूरे का एरिया है ए, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई इंटू ए, ऐसे ऐसे ई इंटू ए, अगर इसका एरिया का डायरेक्शन इधर मान ले तो, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। ये हमारे पास फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, यही है हमारा फ्लक्स, ठीक है। तो देखो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो फ्लक्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, ये पता है, ये दिख रहा है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, ये भी पता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। क्यों, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मगर मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज ले लूँ, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते हैं, राइट राइट। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो तो
यहाँ पे देखो क्या है, इस छोटे से ही पार्ट में क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, ज़्यादा है। लेकिन मैं वहीं इतना ही लेंथ अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, इतना ही लेंथ, लेट से ये इतना ही लेंथ है, तो इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। मतलब दूर जाते जाते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है, जो कि हम लोग KQ/R² से भी देख सकते हैं, राइट। तो वही बात है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ही किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा। तो फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के होता है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर मैंने ऐसे मान लो डिनोट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL बोल दिया हमने, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं बोलूं ये एरिया यहाँ पे है, मैं क्या कैसे होगा, मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ EFLs आपने बोल दिया, लेकिन वो सिद्ध करिए थोड़ा उस बात को। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इतने एरिया का एक ले लिया, एक एरिया ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, एक। यहाँ रखूँ तो यहाँ रखा, दो यहाँ रखूँ तो तीनों के तीनों। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या बोल सकते हो, फ्लक्स कहाँ ज़्यादा होगा अगर मैं बात करूँ तो फ्लक्स यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। अरे भाई ऊपर क्यों भाग गए, फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम होगा, और यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, थोड़ा सा इससे तो ज़्यादा होगा, इससे भी, और इससे कम होगा, मतलब मीडियम में होगा, यहाँ मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स कैसे है, मीडियम में है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ कम है, इस वजह से, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास वेरी कर रही हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे फ्लक्स भी वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने एरिया को तो कांस्टेंट रख दिया है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वेरी करते हैं, तो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ EFL से, नंबर ऑफ EFL से। जैसे 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 अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है और बोल दूं यहाँ 5 कूलम का चार्ज है, तो अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 से दिखा रहा हूँ, तो इधर से मुझे दिखाने पड़ेंगे कितने, 2.5 गुना, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 6, तो 6 6 12 और 3 18 फील्ड लाइन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 18 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके 5 कूलम से निकालने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मतलब आपको क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। मान लो ये 18 दिखा दिए, समझ रहे हो ना। तो 5 बेसिक बात ये है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर डिपेंड कर रही है तो फ्लक्स भी इस पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि फाई इज इक्वल टू E.dA होता है, सिंपल, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EFLs के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EFLs मतलब ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने बता दिया क्या होता है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। जैसे जैसे पहला है कि आप सोच के ही देखो, क्या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक बोल रहा है एक इधर जा रहा है, एक बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, मतलब क्या, अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा क्या, कि इस पॉइंट पे दिख रहा है कि सर ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये बोल रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। बताओ एक पॉइंट पे हम लोग 2 इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकते, मतलब कभी हो सकती है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे, कि बोल रहा है सर यहाँ पे एक चार्ज अगर रखें तो ये बोला नहीं सर मैं इधर लेके जाऊंगा, ये बोला नहीं सर मैं इधर लेके जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब एक पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो ही नहीं सकते, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, समझ रहे हो, क्योंकि 2 पॉइंट, फिर एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट फॉर्म अ
कांट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता? ये बोल दिया आपने, आप बताइए ये हो क्यों नहीं सकता? चलो मैं बोलूं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, आप क्या बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अरे गुरु पहले इससे पहले ये सुन लीजिए, इससे पहले आप ये सुन लीजिए। हम्म, हाँ, इससे पहले आप ये सुन लीजिए, इसको ध्यान देने से पहले आप ये सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ईदर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और फ्रॉम इंफिनिटी, एंड टर्मिनेट ईदर एट अ नेगेटिव चार्ज, और एट इंफिनिटी। मतलब अगर मैं देखो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो सकती हैं, या इन्फिनिटी से ही वो ओरिजिनेट हो सकती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट या तो किसी नेगेटिव चार्ज पे करेंगी या तो इन्फिनिटी पे करेंगी। कैसे कह सकते हो? देखो अगर हम पॉजिटिव चार्ज का अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो देखो बता, ये ओरिजिनेट किससे हो रही है? ओरिजिनेट एक पॉजिटिव चार्ज से हो रही है, और टर्मिनेट कहाँ से हो रही है? इन्फिनिटी पे हो रही है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज का बनाऊं, तो टर्मिनेट कहाँ हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नेगेटिव चार्ज पे हो रही है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? इन्फिनिटी से हो रही है ना। ये तो इन्फिनिटी तक जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इन्फिनिटी तक, राइट है ना। भले उसका फील्ड एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एकदम उस टाइम पे वो इन्फिनिटी जाते जाते एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन जाता है ना बेटा। तो ये कहाँ पे गया? टर्मिनेट कहाँ हुआ? इन्फिनिटी पे हुआ। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? प्लस चार्ज से। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? इन्फिनिटी से आया। टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? नेगेटिव चार्ज पे। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, या तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगा, और या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, और या तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। समझ गए? तो इसी कारण से ईएफएस क्लोज्ड लूप नहीं बना सकते हैं। ये समझ में आया? अब चलो क्लोज लूप का बात करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ क्लोज लूप बना लिया, लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ क्लोज लूप बना लिया। मतलब किसी एक पॉइंट पे देखो, तो किसी एक पॉइंट पे ना आप इसका ओरिजिनेशन पॉइंट निकाल सकते हो, ना आप इसका टर्मिनेशन पॉइंट। मतलब यहाँ पे इस ए पॉइंट पे बात करें, तो इस ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल भी रही है, और इस ए पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट भी कर रही है, राइट। क्योंकि एक टर्मिनेशन पॉइंट तो है नहीं कहीं पे, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आया है ना, जहां से ये स्टार्ट हुआ है वहीं पे आया है, तभी तो क्लोज लूप बना रहा है। मतलब ए पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ है, तो ए पॉइंट से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और ए पॉइंट पे ही टर्मिनेट हो रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या तो वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट, मतलब या तो वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, या तो वो इन्फिनिटी से निकलेगा, और या तो वो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। किसी एक पॉइंट पे वो टर्मिनेट ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्लोज्ड लूप नहीं बना सकता। इसीलिए वो क्लोज्ड लूप नहीं बना सकता। इतना क्लियर हुआ? ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, अब हम लोग कुछ सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के बारे में देखते हैं। जैसे ईएफएस इन डिफरेंट सिनेरियो। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ अलग अलग सिनेरियोज में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी, सॉरी अरे गलती कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ओरिजिनेट होंगी, राइट। इधर से क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते जाते क्या करेंगी? इस पे टर्मिनेट करेंगी, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे टर्मिनेट करेंगी, करती हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो इधर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेंगी, ऐसे कुछ करेंगी, राइट। और सिमिलरली अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी कहीं से, इन्फिनिटी से आती हैं। ऐसे ही तो ड्रॉ करते हो आप नेगेटिव चार्ज को, ऐसे कुछ करके होंगी, ऐसे कुछ करके होंगी। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन का सिनेरियो देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा शक्ल अपना बनाती है, कुछ ऐसा शक्ल हमें दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगी। सिमिलरली अगर हमने दो पॉजिटिव चार्ज ले ली, अब मान लो एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज छोड़ के यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिया। मतलब क्या? यहाँ से ऐसे करेंगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे निकलेंगी, राइट। चलो सिमिलरली यहाँ से भी निकलेंगी। आगे का क्यों नहीं ड्रॉ किया? एक मिनट वही दिखा रहा हूँ।
ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। अब देखो इधर वाला तो जाएगा और इधर से भी निकल रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि दो तो टर्मिनेट नहीं कर सकती, दो टर्मिनेट नहीं कर सकती, मतलब ये दोनों रिपेल करेंगे, किधर जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट नहीं करेंगी, टर्मिनेट तो करेंगी नहीं एक दूसरे को, है ना। तो किधर जाएंगी, ऐसे कुछ जाएंगी। अच्छे से ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो कैसे होगा कि ये सर ऐसे गया, ये सर ऐसे गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, ये सर ऐसे गया, ये सर ऐसे गया, और सिमिलरली ये सर कुछ ऐसे गया, ये कुछ ऐसे गया, ये कुछ इधर से ऐसे चला गया, और ये कुछ ऐसे चला गया, ठीक है ना। टर्मिनेट एक भी नहीं करेगा, टर्मिनेट एक भी नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट पे ये लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे। मतलब एक हमें खाली लाइन तो कम से कम मिलेगी जहां पे कोई टर्मिनेशन नहीं है। तो कुछ ऐसा शक्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जब हम लोग दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज, सिमिलर अगर हमने दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रफ डायग्राम में बना दिया तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लेकिन वो ऐसे कुछ जाएंगे, ऐसे कुछ जाएंगे, राइट। इंटरसेक्ट ये भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो शक्ल तो आपको दिख रहा है ना, नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज। चलो आप बना के देख लेना, या फिर मन में इमेजिन कर लो कैसा होगा। आप एक काम करो, मन में इमेजिन कर लो कि नेगेटिव, अगर मैं दो नेगेटिव चार्ज रख लूं तो उसमें हमारा शक्ल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैसी होगी, ये आप मन में इमेजिन कर लो, ठीक है। इतना क्लियर। चलो चलिए, इतना तो हमने देख लिया। चलिए अब हम लोग जैसा फ्लक्स के बारे में सुन रहे थे, फ्लक्स को हमने क्या बोला, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, एक ऐसे क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू हमने फ्लक्स बोला कैलकुलेट करो। ये कुछ हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास कुछ क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू बोला मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्लोज सरफेस के द्वारा, इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो ये क्या बोलेगा, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, राइट। ये क्या बोलेगा, इधर से जाएगा, निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज है मान लो दोनों, मान लो दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस ये इसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की। चलो यहाँ देखो, जितना फील्ड लाइन इधर से जा रहा है अंदर, उतना ही फील्ड लाइन इधर से निकल भी रहा है, ठीक है ना। जितना फील्ड लाइन इधर जा रहा है उतना ही फील्ड लाइन निकल रहा है। अच्छा, मतलब सर ऐसा होता है कि अगर हम लोग अंदर जा रहे हैं ना, अगर एक ईएफएल अंदर जा रहा है, गोइंग इन, एक मिनट, इन, इसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और कन्वेंशन है। और ईएफएल गोइंग आउट, मतलब कोई अगर ईएफएल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, उसके द्वारा जो प्रोड्यूस फ्लक्स होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई तो कुछ ना कुछ नेगेटिव फ्लक्स आया होगा, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्लक्स आया होगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, राइट। तो इसके द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके द्वारा हमारे पास हम लोग क्या आ जाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हम लोग एक एरिया कैसा सेम हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे डीए एरिया होगा, छोटा एरिया, यहाँ पे भी डीए एरिया, कुछ ना कुछ छोटा एरिया होगा, इसीलिए हमने इसको सेम माना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है उसके लिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे फाइनेट कितना हुआ, जीरो हुआ। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई और एक चार्ज होता, अगर एक ही पॉइंट बनाऊँ तो, एक ही लाइन बनाऊँ तो, ऐसे सारे सारे लाइंस के लिए ट्रू है, वो भी कुछ ना कुछ अंदर जाता, कुछ ना कहीं से बाहर निकलता, ठीक है। इतना समझ रहे हो। यहाँ पे कैसे होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे कितना होता, पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे φ2 नेगेटिव, सम नेगेटिव φ2 वो बनाता क्योंकि अंदर जा रहा है, और यहाँ से जब बाहर निकल रहा है तो कुछ प्लस φ2 ये करता। तो इन दोनों का फिर से सम कितना हुआ, जीरो हुआ। मतलब आप क्या समझ रहे हो, बाहर से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उनका कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में जीरो है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस coming from outside a surface, outside a closed surface is equal to contribute zero amount of flux, contribute zero amount of flux। इतना समझ में आ रहा है।
कि जो EFL आउटसाइड से आ रहे हैं, है ना, मतलब आउटसाइड ऑफ अ क्लोज सरफेस, है ना, मतलब अगर बाहर से आ रहे हैं, मेरा कहने का क्या मतलब है, बाहर से आ रहे हैं ऐसे, अंदर से नहीं, अंदर से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो वो लोग फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। इनका कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में जीरो है, इनका भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में जीरो है। इनका देखो बस बाहर निकल रहा है, अंदर वाले का देखो बस बाहर निकल रहा है, अंदर से कहीं से कुछ नहीं इसका आ रहा है, ये अंदर से ही ओरिजिनेट हो रहा है, तो बस ये बाहर निकल रहा है। तो ये बस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस, ये बस +φ3 कंसिडर कर रहा है, बस ये +φ3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि गोइंग आउट को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो ये बस +φ3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका कोई नेगेटिव नहीं है जो इसको इनकाउंटर कर रहा हो। इसीलिए जो फ्लक्स आता है वो बस अंदर के चार्जेस की वजह से आता है। इसीलिए हम लोग फाई को कैसा लिखते हैं, इसीलिए हम लोग फाई को लिखते हैं, इसी को हम लोग फाई को लिखते हैं Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए फाई में हम लोग Q एनक्लोज्ड लगाते हैं, इसीलिए हम लोग फाई में Q एनक्लोज्ड लगाते हैं, क्योंकि अंदर वाले का तो ही है, बाहर वाले जितने भी चार्जेस हैं, वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के अंदर दे रहे हैं, वो सारे के सारे बाहर भी तो निकल रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर से टर्मिनेट थोड़ी हो जाएंगे, बॉडी के अंदर टर्मिनेट थोड़ी हो जाएंगे, समझ रहे हो, वो तो इन्फिनिटी पे एकदम वहां पे जाएंगे टर्मिनेट होने, अगर अंदर गए हैं तो बाहर भी निकलेंगे, तो इसीलिए उनका नेट कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। तो हम लोग फाइव में कितना लेते हैं, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना आई गेस समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग फ्लक्स जैसा कि हमने समझ लिया, देखो फ्लक्स ये किसके लिए है ना, ये क्लोज्ड सरफेसेस के लिए, ये बस क्लोज्ड सरफेसेस, क्लोज्ड सरफेसेस, क्लोज्ड बॉडी बोलते हैं, सरफेस नहीं, फॉर क्लोज्ड बॉडीज ओनली, मतलब क्लोज बॉडी ओनली क्यों, क्योंकि कुछ भी इनक्लोज होगा ना, मान लो अगर ये कुछ भी इनक्लोज है, वो 3D बॉडी में ही इनक्लोज हो सकता है कोई भी चार्ज, ऐसे मगर ऐसे कुछ चार्ज बना रहा हूँ, तो ये अगर कुछ ना कुछ स्पेस नहीं होगा, कुछ स्पेस नहीं होगा इसके अंदर, बस ये 2D रहेगा, एक सरफेस रहेगा, तो कोई भी चार्ज कैसे इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर से भी तो जगह मिलेंगी, जब तक ये 3D कुछ ना कुछ नहीं होगा, 3D स्फीयर बोल दो, 3D बॉक्स बोल दो, राइट, तब तक ये इनक्लोज उसके अंदर पूरी तरह से समा नहीं पाएगा ना, इसीलिए हमने इसको फॉर क्लोज्ड बॉडीज ओनली डिफाइन किया है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब हम लोग कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लोग अब किसके बारे में कैलकुलेट करने वाले हैं, फॉर हॉलो सरफेस, फॉर हॉलो स्फीयर, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए एक स्फीयर है जो कि हॉलो है, ऐसा सिनेरियो है, ऐसा सिनेरियो है कि एक स्फीयर है ऐसे, ये 3D स्फीयर है, ठीक है ना, जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है, ठीक है, और हम लोग इसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न होगी उसको कैलकुलेट करने के सोच रहे हैं। इसके ऊपर मान लो +Q चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके ऊपर +Q चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ बना सके, यहाँ कैसे दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक गॉसियन स्फीयर बना रहे हैं, हमने एक गॉसियन स्फीयर बनाया, ठीक है, इसके अंदर बताओ फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है क्या, जबकि ये हॉलो स्फीयर है, तो मतलब अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं, बस सरफेस पे चार्ज होगा, मतलब अंदर चार्ज जीरो है, तो कितना होगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि होगा 0। मतलब सर ये किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, ई डॉट डी है जो भी, अब देखो ई वेक्टर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस का एरिया पूरा, ठीक है ना, ये किसका इक्वल हो गया 0, मतलब हम क्या बोल सकते हैं 0 इज इक्वल टू ई वेक्टर, क्योंकि हमने बस डी को इधर भेज दिया, क्योंकि हम लोग ई कैलकुलेट कर रहे हैं, डी हमें पता है नॉन नेगेटिव नॉन जीरो नंबर है, कुछ ना कुछ इसका एरिया तो होगा इस 3D गॉसियन सरफेस का, राइट, तो ये इसको हमने नीचे भेज दिया, तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, मतलब एट अ डिस्टेंस r which is lesser than radius, electric field of a sphere, hollow sphere is equal to 0, ये ध्यान रखिएगा, is equal to 0 वोल्ट पर मीटर, 0 वोल्ट पर मीटर, सिंपल,
ठीक है, या फिर न्यूटन पर कूलम, जो भी आप इसका यूनिट लगा दें, दोनों हालांकि सेम ही वैल्यू है, ठीक है ना। 1 न्यूटन पर, ये दिमाग में रखिएगा, 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट नाम अलग अलग है दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो ये तो हमारे पास कुछ फर्स्ट सिनेरियो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आर ग्रेटर देन रेडियस। अब हम लोग बात करते हैं आर ग्रेटर देन रेडियस, इस केस में सर क्या होगा। चलो फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास शेल था, हॉलो स्फीयर मतलब क्या बोल सकते हैं, एक शेल ना, एक स्फेरिकल शेल ही बोल सकते हैं उसको, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, लेट से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए एट आर ग्रेटर देन आर। चलो फिर हम लोग किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फिर कितना आएगा, इसके अंदर फिर पूरा चार्ज आ जाएगा ना। इसके अंदर हम लोग नेट ईएफआई डालें, नेट ईएफआई डालें। पूरा प्रूव नहीं कर रहा, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा प्रूव यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि रिवीजन है, आपका ही टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो नेट ईएफआई हमारे पास, सॉरी, नेट फ्लक्स आएगा, वो किसके वजह से आएगा, फाई जो नेट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, होल क्यू चार्ज की वजह से। पूरे क्यू चार्ज उसमें आएगा, क्यू इंक्लूड पूरा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इस वजह से हमारे पास जो एट आर ग्रेटर देन आर की वैल्यू आती है, चलो पूरा ही बता देता हूँ, हटाओ, पूरा ही कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास फाई कितना आई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ इतना समझ में आ रहा है। फाई क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r², 4/3 पाई आर क्यू, लेट्स 4/3 पाई आर क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, वो जो भी इसका डेंसिटी होगी। चलो इसको इसको साइड रखते हैं, इसको हटाते हैं अभी। अभी हम लोग ऐसे देखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर रखते हैं। फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई बाहर निकल रहा है, ई वेक्टर इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए। अच्छा अब बताओ, ये होगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा छोड़ो, मतलब इसको मत निकालो, ठीक है। मैं क्या जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि बाहर निकल गया इंटीग्रेशन से, है ना, ये तो मैं नहीं जानता ना, तो मैं इसको अंदर ही रखता हूँ, मैं इसको अंदर ही रखता हूँ। चलो ई डॉट डी ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना, इतना होगा, इतना होगा। अब देखो, अब देखो, इधर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, क्या वो इस डीए के एकदम इधर से निकलेगी ना, क्या इस डीए के साथ एकदम जीरो एंगल, 0 डिग्री बना के निकलेगी ना। यहाँ से जो भी प्लस क्यू है, तो इधर से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इतना समझ रहे हो। तो इधर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो यहाँ से जो भी इसका डीए एरिया होगा, वो तो इसके परपेंडिकुलर, उसके 0 डिग्री पे ही निकलेगा, उसके सेम एंगल पे निकलेगा। ऐसे यहाँ उसका भी डायरेक्शन सेम ही होगा ना, डीए का, उसका भी यहाँ पे भी जो डीए है उसका इधर सेम। ध्यान रखो, मतलब इधर बाहर ही क्यों, क्योंकि क्लोज्ड सरफेसेस में, क्लोज्ड सरफेसेस में जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर, उसका डायरेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड्स होता है, वो आउटवर्ड्स होता है, वो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है। क्लोज सरफेसेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स रहता है, इसीलिए यहाँ पे इसी के अलोंग जाएगा, इसी के, ये जो डी एरिया है इसका वेक्टर भी इसके अलोंग ही जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब ये देखो, अब ये देखो, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए डी ए डी ए डी ए सब जोड़ के कितना मिलेगा, 4 पाई r², 4 पाई r², क्योंकि एरिया कितना है, स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि हम एरिया इसका कैलकुलेट कर रहे हैं ना। देखो एरिया हमें इससे मतलब है ना, ई डॉट डी ए, राइट, हम लोग सरफेस, गॉसियन सरफेस के एरिया से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ई डॉट डी ए कितना होगा, आर रेडियस का एक स्फीयर है, तो इसीलिए हमारे पास एरिया कितना होगा, 4 पाई r², राइट। कॉस 0 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये हमारे पास फिर ये ई डॉट डी ए, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ई डॉट डी हमने पूरा यहाँ पे निकाल ही लिया, हमें ई नेट ही चाहिए था। तो यहाँ से क्या आएगा, ये वाला क्या निकल जाएगा, ई नेट निकल जाएगा इंटीग्रेट करके, राइट। तो ये कितना होगा, ई नेट की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट,
ये कितना हो गया 1/4πε0, थोड़ा अलग रखते हैं, मतलब इसको सेपरेट करके लिख दिया 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्या ये के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ई नेट की वैल्यू कितना आ गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गई, समझ रहे हो। ऐसे आया है, मतलब ऐसे हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, समझ गए। मतलब एट आर ग्रेटर देन आर, एट आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, द ई एफ आई, हमारे पास सेकंड है, ई एफ आई नेट विल बी के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर व्हाट, फॉर अ होलो स्फीयर, ठीक है। यहां समराइज करके लिख देता हूं, यहां एक समराइज करके लिख देता हूं, एट आर लेस देन आर, ई नेट की वैल्यू कितनी होती है 0, एट आर ग्रेटर देन आर, ई नेट की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। कुछ हवा में तो नहीं बताया ना, जितनी भी चीजें बताई सब लॉजिकली बताई, सब का क्या क्यों सब बता दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, क्यों होती है वो दिखा दिया, कैसे होती है वो भी दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, इंटरसेक्ट नहीं करता तो क्यों नहीं करता, क्लोज लूप बनाता है तो क्यों बनाता है, सारी चीजें एक एक चीज क्या क्यों करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको भी एनकरेज कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप क्यों पूछिए, आप क्या क्यों से स्टार्ट करिए, आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको सारे क्या और क्यों कड़ी जोड़नी आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से अब मैं बाकियों का प्रूव नहीं करूंगा, सिंपल सा यही गॉसियन सरफेस ही बनाना है और सबको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर के केस में बच्चा होता है कि ई नेट जो आता है ना, वो होता है, फर्स्ट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एट आर लेस देन आर, एट आर मतलब अगर ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो हम किसी आर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं जो कि लेसर देन द रेडियस है, इस डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। तो इस पे हमारे पास ई नेट की वैल्यू आती है, वो आती है सिग्मा, सॉरी, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके लिए कुछ ना कुछ रो डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ रो डिफाइन होगा। रो क्या है, वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो इसी इसका यूज करते हुए हम लोग ई नेट जो आता है वो आता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एट आर लेस देन आर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली एट आर ग्रेटर देन आर, जो कि हमारे पास ई नेट आता है, वो आता है कितना, के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर हमारे पास ये इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा है हमारा कंडीशन। कैसे आया, वही है कि एट स्मॉल आर डिस्टेंस आपने यहाँ पे क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, अब तो अंदर रो, मतलब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसके अंदर है, इस हिसाब से कोई कुछ ना कुछ चार्ज तो इसके अंदर होगा। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ नॉन नेगेटिव होगी। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, गॉसियन सरफेस निकालेंगे, फाई निकालेंगे, ठीक है। उसको ई डॉट डी एस ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, उसको क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसा हमने हॉलो स्फीयर के केस में, इस वाले केस में किया है। ऐसे ही करके हम लोग उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आर ग्रेटर देन आर पे क्या किया, यही प्रोसीजर किया है, बाहर एक आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाया और उस केस में हमारे पास सेम कंडीशन करके, सेम चीजें करके ये वैल्यू आ जाती है, ये रिजल्ट आ जाता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं, हमें ये पता है, अब हम लोग कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं। फॉर हम लोग हॉलो स्फीयर बनाते हैं पहले। हॉलो स्फीयर आपको पता है, अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, इसको मैं बोल दूं ई सर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलूं मैं आर वेक्टर, आर बोलूं, मतलब आर डिस्टेंस पे मैं जा रहा हूं तो उस आर को हम लोग डिनोट करें। अच्छा, ये क्या हो रहा है सर, जीरो रह रहा है, कब तक जीरो रह रहा है, थोड़ा अलग कलर लेने दो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है, जीरो रह रही है, कब तक, एट आर लेस देन आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है। उसके बाद से ये फिर वही नियम फॉलो करने लग रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर का, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का कर्व यहाँ से शुरू कर रहा है। ये कितना है, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और ऐसे करके ये
विद आर वेरी कर रहा है, तो कुछ ऐसा कर्व रह रहा है ई वर्सेस आर का इन केस ऑफ होलो स्फीयर। चलो अब हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करें, अब हम लोग बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो उस केस में सॉलिड स्फीयर, ए यार क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर सॉलिड स्फीयर, अब हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। एक भाई थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, मान लो ऐसा कुछ हमने ग्राफ बनाया, ये आर है, ये ई है, ठीक है ना। हमें पता है एट आर लेस देन आर ये कितना है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर ग्रेटर देन आर में ये क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। मतलब आर लेस देन आर तक ये कौन सा फॉलो करेगा, आर लेस देन आर तक ये कौन सा फॉलो करेगा, कौन से रूल के हिसाब से जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, कहाँ तक, कब तक जाएगी, ऐसे कब तक ये रिलेशन होल्ड करेगा, जब तक वो r इक्वल टू आर नहीं होता, राइट। फिर कैपिटल आर के बाद हमारा कैसा रिलेशन फॉलो होगा, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फॉलो होगा, तो वो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। इतना क्लियर, ऐसा कुछ ग्राफ होगा फॉर अ सॉलिड स्फीयर। ये कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग अब कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर सिलेंडर, चलो फॉर सिलिंड्रिकल शेल कैलकुलेट करते हैं पहले, फॉर सिलिंड्रिकल शेल। इसमें भी दो केसेस आएंगे, सिंपल है, इसमें भी कैसे कैलकुलेट करना है। अगर ये एक सिलेंडर है, ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल शेल है, राइट। अब शेल है तो इसके ऊपर क्या डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा, इतना पता है। सिमिलरली अंदर अगर हम डिसाइड करें, ए पे फर्स्ट केस करते हैं, एट आर लेस देन आर, अगर हम फिर वहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाए, ऐसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसे सिलिंड्रिकल क्यों बना रहे हो, ताकि हमें एक कॉन्फ़िगरेशन वैसा मिल जाए, ताकि हम जिस केस में बात करें ना, देखो गॉसियन सरफेस बनाना हमारे हाथ में है। अगर मैं कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो आप ही बताओ मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा, एरिया मेरे हाथ में है किसी मैथमेटिकल टर्म्स में निकालने का, नहीं है ना। तो मेरे पास जब ऑप्शन है कि मैं ऐसे भी एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ जिसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना आता है, तो क्यों ना मैं अपने उस टाइप का गॉसियन सरफेस लूँ। व्हाई शुड आई कंसीडर दिस टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस इंस्टेड ऑफ व्हाट आई हैव एंड व्हाट विच कैन मेक माई कैलकुलेशंस इजियर, मच इजियर देन द प्रीवियस वन। तो मैं उसको ही लूंगा ना, इसीलिए मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ, और इसीलिए मैंने उस केस में स्फेरिकल लिया था, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन को वो इजी बना रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सिलिंड्रिकल और वहां पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है, ये रीजन है। ये भी चीज आपको पूछनी चाहिए, सर आप यहाँ पे ये क्यों ले रहे हो, वहां पे वो क्यों ले रहे हो, क्यों पूछो, ठीक है। आपके दिमाग में अगर आया है तो उसको पूछना चाहिए। मतलब अगर आपके दिमाग में आया सर यहाँ पे सिलिंड्रिकल क्यों लिया, वहां पे स्फेरिकल क्यों लिया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए आपको। चलिए एट आर लेस देन आर, सिमिलरली यहाँ पे कितना कुछ, अगर सिलिंड्रिकल शेल है तो कहाँ पे कोई चार्ज होगा, कुछ चार्ज नहीं होगा इसके अंदर, तो हमारे पास कितना होगा, अगेन फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू इंक्लूड बाई एप्सिलॉन नॉट 0 होगा। ये कितना होगा, ई डॉट डी ए की वैल्यू के इक्वल, सिमिलरली हमारे पास ई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर, जो भी बोलो, मैं न्यूटन पर कूलम बोल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, यही फंडा है, यही फंडा अप्लाई किया, एक गॉसियन सरफेस का ही फंडा अप्लाई करना है, देखो ठीक है ना। जैसा मैंने ऊपर जैसा मैंने ऊपर प्रूव किया है, उसी फंडे से सब प्रूव होंगे, है ना, ठीक है। चलो अब लगे हाथ हम लोग आर बी केस में, एट आर ग्रेटर देन आर की बात कर लेते हैं। आर ग्रेटर देन आर मतलब कुछ ऐसा रहेगा, सिलिंड्रिकल शेल है सर, एक मिनट, हाँ सिलिंड्रिकल शेल है। अब मैं ये इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल है, सॉरी, ठीक है ना। हम लोग बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल, मतलब ये इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंडेड है। ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी तक, नीचे से भी ऊपर से भी, नीचे से भी इन्फिनिटी, ऊपर से भी इन्फिनिटी तक ये जा रहा है,
इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी जाएगा, इधर से भी, नीचे से भी इन्फिनिटी है, ठीक है। इस केस में भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बड़ा सा, समझ लेना। गॉसियन बनाऊंगा तो फिर ये पूरा कचड़ा हो जाएगा यहाँ पे, समझ लेना। फिर वही गॉसियन सरफेस ही लगाना है, उससे हम लोग फिर वैसे करते हैं तो हमें आता है, हमें मिलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू है वो मिलती है हमें सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा आर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एट आर ग्रेटर देन आर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो सिग्मा आर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट ये होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट आर ग्रेटर देन आर फॉर अ सिलिंड्रिकल शेल, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल। चलिए सेम फंडा है, देखो वही फिर मैं बोल रहा हूं, फंडा इज सेम, फंडा फॉर डेरिवेशन मतलब कैसे आया क्यों आया ये भी पूछना चाहिए आपको, लेकिन मैं फंडा इसलिए ये बता रहा हूँ कि इसमें भी वही फंडा है जो हमने स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर में लगाया है, हॉलो स्फीयर में जो लगाया है, सॉलिड स्फीयर में लगाया है, वही फंडा यहाँ पे भी है। फंडा इज सेम, दैट इज फ्लक्स, फ्लक्स से ही डिराइव होगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉर सॉलिड सिलिंड्रिकल, फॉर इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। अब हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, हमने शेल की बात कर ली, सिलिंड्रिकल शेल की, अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब सिलेंडर कुछ ऐसा है और अब सिग्मा नहीं डिफाइंड है, अब हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, मतलब इसमें रो तो डिफाइन नहीं था लेकिन इसमें रो डिफाइन रहेगा, इसमें रो भी डिफाइन रहेगा क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, ये इधर से इन्फिनिटी जाएगा, इधर से एक्सटेंडेड कितना पे इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉलिड है, मतलब इसका कुछ रो होगा, राइट, कुछ रो होगा। आर क्या था, आर ये था, रेडियस ये था, आर कैपिटल आर ये है, एक मिनट, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कैपिटल आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्कल, ये बेस में जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, ये बेस में सर्कल है, इसका हम लोग रेडियस को आर बोल रहे हैं, इसके रेडियस को हम लोग आर बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए सिमिलरली फॉर इनफाइनाइट सिलेंडर, इसमें भी दो केसेस होंगे, एट आर लेस देन आर पहले वो दिखते हैं, एंड एट आर ग्रेटर देन आर। तो एट आर लेस देन आर पे जो आता है वो रिलेशन होता है थ्रू द सेम प्रोसीजर, हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसको, वो आता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया था, वो नहीं होगा, वो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे आर इज लेस देन कैपिटल आर, समझ रहे हो। चलो अब हम लोग बी केस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आर क्या है, ग्रेटर देन आर, हम लोग सॉलिड सिलेंडर से बाहर निकल रहे हैं, उस केस में जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर, कैपिटल रो आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन होता है, मतलब इतनी वैल्यू होती है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर एट आर ग्रेटर देन आर। कैसे आ रहा है, कैसे लिख दे रहे हो, ये सारा हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्फेयर के केस में किया है, इसी से सब कुछ डिराइव हो जाएगा, ऐसे ही डिराइव होगा। बस मैं एक डेरिवेशन करके आपको ये दिखाना चाहता था कि मैं ये चीज़ें हवा में नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें डेराइवेबल हैं, ये चीज़ें डेरिवेबल हैं, हमने डेराइव करके आपको दिखा दिया है, एक दिखाया क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। अब चलिए, अब लास्ट बात है, अब लास्ट बात है EFI ऑफ अ शीट, EFI ऑफ एन इनफाइनाइट शीट, EFI ऑफ एन इनफाइनाइट शीट, मतलब एक कुछ ऐसा शीट है मेरे पास जो कि सिग्मा, जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्योंकि शीट है तो सिग्मा ही डिफाइन होगा, वो इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट एक्सटेंडेबल है, इधर से भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर से भी वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट, इधर से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो पूरा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। उस केस में भी कैसे डिराइव करेंगे जानते हो,
इस केस में जो हम लोग, जैसे आपको पता है, उसमें हम लोगों को अगर डेराइव करना है तो हम लोग कैसा लेंगे गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, फॉर एन ईजी थिंग, फॉर एन ईजी कैलकुलेशन। इस केस में आप जानते हो ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस लेते हो। अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं आपको, साइड व्यू ऑफ अ शीट, तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगी साइड व्यू। अगर इसको यहाँ से देखो तो, साइड से यहाँ से देखोगे तो, राइट, तो कुछ ऐसे दिखेगी। तो हमारा जो वो होगा ना इन्फिनिट शीट में, हमारा जो गॉसियन सरफेस वो कुछ ऐसा होगा, सिलिंड्रिकल, ऐसे अंदर जाता हुआ, ये होगा, ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस होगा। इस गॉसियन सरफेस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है, पूरा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है, ठीक है ना। ये इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं EFI ऑफ इन्फिनाइट शीट। ऐसा हमारा गॉसियन सरफेस कुछ रहता है, गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस लेके हम लोग डिराइव करते हैं। अब जितना ये डेरिवेशन हुआ उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आती है सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सारा डेरिवेशन करके हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डेराइव करना है, आप ऐसा गॉसियन सरफेस ले लो, आपका इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा गॉसियन सरफेस लो, ई डॉट डी से, फिर फाइव इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट से सेम प्रोसीजर लगा के आप इसको भी डेराइव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, ठीक है। चलिए, विथ दिस हमारा 2 घंटे में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड फोर्सेस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट था, उसका रिवीजन हमने कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस था, वो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई सजेशन हो, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच, है ना। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।